एक बीमारी जिसको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है हमारे इंडियन सेटअप में। इसको कैसे पता पता चलता है कि आपको स्ट्रक्चर है? कैसे आपको आइडिया लगेगा कि स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, कहाँ पे स्ट्रक्चर है? इन सब के लिए एक अलग से टेस्ट करते हैं, उसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि आपको स्ट्रक्चर कहाँ पे है, क्या नहीं है, क्या इलाज होगा, फर्दर कैसे मैनेजमेंट होगा, सब कुछ उसी टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो जब तक ये टेस्ट नहीं होगा तब तक आपको कोई स्ट्रक्चर का मैनेजमेंट नहीं हो सकता। तो ये टेस्ट है, इसको बोलते हैं हम अपने टर्म्स में RGU, मतलब कि रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम। एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं MCU, इसका मतलब होता है मैच्योरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम। अब इसमें कैसे करते हैं आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये सबसे पहले यूरेथ्रोग्राम कैसे होता है, RGU कैसे होता है, उसको पढ़ते कैसे हैं। आप खुद देख के बता सकते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर है और इस जगह स्ट्रक्चर और इतना बड़ा स्ट्रक्चर है और क्या क्या इलाज होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो उन सारे लोग के लिए जिनको स्ट्रक्चर की बीमारी है और जिनको अगर जानना है स्ट्रक्चर के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि RGU क्या होता है। सबसे पहले RGU के बारे में बता दें। RGU से पहले ये जानना जरूरी है आपको कि यूरेथ्रा कैसा होता है, यूरेथ्रा का एनाटॉमी क्या है। एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है। तो यूरेथ्रा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब जो आपको पेशाब की नली है उसका दो पार्ट होता है, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। मतलब कि एक आगे का हिस्सा हो गया, एक पीछे का हिस्सा हो गया। इन दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट होता है। अब ये मान लीजिए ये यूरेथ्रा है, तो इसके लिए जो आगे के हिस्से का जो हम देखते हैं वो जो टेस्ट यूज होता है उसको RGU टेस्ट बोलते हैं, और जो पीछे के हिस्से को जो देखते हैं वो MCU होता है, मतलब मैच्योरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम होता है। अब ये कैसे करते हैं RGU? पहले ही मैंने आपको बता दिया कि यूरेथ्रा के आगे के हिस्से वाले के लिए सिर्फ RGU है, पीछे के हिस्से के लिए RGU कोई यूजफुल नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं RGU कैसे करते हैं। RGU में सबसे पहले हम आपको एक दवाई दे देंगे कि एंटीबायोटिक खा लें। उसके बाद आपको सीधे लेटा देंगे आपको एक काउच पे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम आपको जो पेनिस होता है, जो लिंग होता है, उसको स्ट्रेच करते हैं बहुत ही मिनिमम सा एक पोजीशन बनाकर। उसमें एक हमारा एक डाई होता है, जिससे डाई का जो यूज़ होता है कि अक्सर हम उसको अगर इंजेक्ट करेंगे और उसको एक्सरे पे देखेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ब्राइट हो जाएगा और पूरा का पूरा वो दिखने लगेगा कि आपका कैसे जा रहा है, कहाँ पे रुकावट है, किस जगह ब्लॉकेज है, कहाँ पे वो कम रुकावट हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा रुकावट हो रहा है। ये हम क्या करते हैं कि जब पेनिस को स्ट्रेच करने के बाद जब डाई को डालते हैं तो उसको एक्सरे पे हम लोग एक पिक्चर लेते हैं और उस पर दिखता है हमारा जो कंट्रास्ट है, मतलब जो डाई है वो हाईलाइट हो जाएगा, बहुत ही चमकने लगेगा। वो जहाँ पे चमक रहा है उस चीज़ को हम एक्सरे पे देख लिया, वहाँ पे वो जिस तरीके से वो सीधे जा रहा है, इसका अगर मान लो पूरा का पूरा यूनिफॉर्म जा रहा है, एकदम सीधे जा रहा है, कहीं पे कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं दिखेगा, मतलब कहीं रुकावट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो नॉर्मल है। अब अगर आप मान लीजिए कि अगर वो पूरा का पूरा डाई जा रहा है और एक जगह जाने के बाद रुक गया, इसका मतलब जहाँ रुक गया वहीं पे ब्लॉकेज है, आगे कुछ नहीं जा रहा, इसका मतलब पूरा का पूरा ब्लॉकेज हो गया। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि जो मैंने डाई डाला वो पूरा एक जगह जाके फिर रुकावट आ रहा है, फिर दूसरी बार फिर थोड़ा देर बाद सही हो जा रहा है, तो इसका मतलब आपके पूरे रास्ते में बीच में कहीं रुकावट है, उसके बाद सही है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपको जो रुकावट आ रहा है वो हम एक्सरे पे देखेंगे कितना बड़ा रुकावट है, छोटा सा रुकावट है, बड़ा रुकावट है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि जब भी हम डाई डालते हैं, डाई डालने के बाद वो कितना ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है। कभी भी जब डाई डालने के बाद एक्सपेंड हो गया, यूरेथ्रा का बढ़ रहा है साइज़ में, इसका मतलब आपका यूरेथ्रा का कैलिबर, जो उसकी चौड़ाई मोटाई है, वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं आपके RGU को, देखते हैं कि कैसे हम आपको बताएंगे कि क्या मैंने आपको ये बताया कि RGU कैसे करते हैं। एक पहले मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया, अब एक एक चीज़ को, एक एक बीमारी को RGU में क्या क्या फाइंडिंग होगा। जैसे आपको अगर ट्रॉमा हो गया तो RGU में क्या फाइंडिंग होगा, क्या क्या दिखेगा आपको। अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो क्या फाइंडिंग होगा। अब कभी हो सकता है BXO चेंजेस, मतलब कि कभी आपका जो लिंग है उसका कलर वाइट हो गया, जिसको BXO बोलते हैं, उसके बारे में बताऊंगा, उसके अंदर क्या क्या फाइंडिंग मिलेगा। तो हर एक बीमारी के लिए RGU की फाइंडिंग अलग अलग होता है। तो जब भी आप अपने फिल्म RGU को देखेंगे और उस बीमारी में अलग से वो फाइंडिंग दिखे तो आप मान लीजिए कि आपको ये वाली बीमारी होगी। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि अलग अलग फाइंडिंग पे अलग अलग क्या क्या इलाज होता है, उसके लिए क्या करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब मैं एक और बात बता रहा हूँ। सबसे पहले दूसरा बता दूँ कि मैं एक तो पहले आपको बताया एंटीरियर यूरेथ्रा देखने के लिए RGU यूज होता है। पोस्टीरियर यूरेथ्रा मतलब पीछे के हिस्से का आपको जो पेशाब की नली को अगर चेक करना होता है तो RGU कोई काम नहीं करेगा। वो क्या काम करेगा तो MCU करेगा।
इसीलिए फीमेल में देखा गया है कि जो सबसे कॉमन जो यूरेथ्रा के एनाटॉमी जो चेक करते हैं वो एमसीयू से करते हैं, ना कि आरजीयू से। तो आप याद रख लीजिए कि आरजीयू का जो यूज़ होता है वो मेनली जो है मेल के लिए होता है, लड़कों के लिए होता है, ना कि फीमेल के लिए। फीमेल में जो हम जो टेस्ट यूज़ करेंगे वो एमसीयू करेंगे। अब एमसीयू क्या होता है, बहुत ही ध्यान से सुनिए। ये एमसीयू में आपको सीधा लेटाने के बाद यही जो डाई होता है कंट्रास्ट, हम या तो आपको पेट के ऊपर से या तो पेशाब के अंदर कोई जो है नली डाल के आपको पेशाब के अंदर नली डाल देंगे और पेशाब के थैले के अंदर डाई डालेंगे। यहाँ पे हम यूरेथ्रा के अंदर डाई नहीं डाल रहे हैं, आपको पेशाब के थैले के अंदर डाई डाल रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि एमसीयू का कई सारा काम होता है कि देखने का। सबसे पहले एमसीयू क्या करेगा कि आपको पूरा पेशाब का थैले को हाईलाइट कर देगा, आपको एक्सरे पे वो पूरा चमकने लगेगा। पेशाब के थैले को पूरा हाईलाइट करने के बाद मरीज़ को बोलते हैं कि वो पेशाब करे। ड्यूरिंग प्रोसीजर ही हम लोग कहते हैं कि पेशाब करें। अब वो जब वो पेशाब करेंगे तो जैसे पेशाब का थैला ये अब नीचे का, मान लीजिए जो मेरा अंगूठा दिख रहा है ये यूरेथ्रा, तो नीचे की तरफ आपको डाइट जाएगा नीचे की तरफ, तो उससे ये पता चल जाएगा कि पोस्टीरियर यूरेथ्रा कितना है, ब्लॉकेज है। मान लीजिए पूरा पेशाब का थैला यहाँ पे ब्लॉक कर गया है, यूरेथ्रा पूरा ब्लॉक है, यहाँ से डाई नीचे नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ही आपको ब्लॉकेज है, ब्लैडर नेक पे ही ब्लॉकेज है। आपका ब्लैडर नेक खुल ही नहीं रहा है, वहाँ कुछ ना कुछ ब्लॉकेज होने की वजह से डाई नीचे नहीं जा रही। या ऐसे भी हो सकता है कि आपका पेशाब का थैले में गड़बड़ी हो, पेशाब का थैला ही बहुत छोटा हो। तो पेशाब का थैला अगर छोटा हो तो भी एमसीयू से पता चल सकता है। अगर पेशाब के थैले में कोई रिफ्लक्स बन गया है, मतलब कि यहाँ पेशाब की नली खुलती है और ऊपर जो पेशाब का जो हमने जो भी डाई डाला वो आगे जाने के बजाय ऊपर चलने लगा, आपको यूरेटर में चलने लगा, किडनी में, इसको हम रिफ्लक्स बोलते हैं। और इसी टेस्ट के बेसिस पे ये भी बता सकते हैं कि आपको रिफ्लक्स है कि नहीं है। मतलब कि एमसीयू का कई सारा काम होता है। एक तो पेशाब के थैले के बारे में बता देगा कि छोटा है या बड़ा है, या कोई ट्रेबिकुलेशन है उसमें इन्फेक्शन है कि नहीं है। दूसरा क्या बताएगा एमसीयू, आपको पोस्टीरियर यूरेथ्रा, मतलब पीछे की तरफ जो यूरेथ्रा होता है जो दिखता नहीं है आपको सामने से, तो जो अंदर की तरफ यूरेथ्रा है अगर उसमें भी ब्लॉकेज अगर होगा तो उसके बारे में भी बता देगा कि इसमें क्या है। उसके अलावा क्या और बताएगा ये, तो एक और रिफ्लक्स जो होगा वो भी बता देगा। तो ये जो टेस्ट था, ये एमसीयू जो टेस्ट था उसको मैंने बताया कि फीमेल यूरेथ्रा देखने के लिए बता दिया। दूसरा मैंने बताया कि पेशाब के थैले के बारे में पता चलता है। तीसरा मैंने बताया कि आपको पेशाब के थैले के साथ साथ अगर रिफ्लक्स हो, यूरेटर में भी दिक्कत हो, ऊपर की तरफ किडनी में भी जा रहा है, तो इससे हम पता चल सकता है कि आपके एमसीयू में कि आपको कहाँ गड़बड़ी है। और जो सबसे मेन चीज़ है, जो यूरेथ्रा के जो पोस्टीरियर वाला हिस्सा जो सामने से नहीं दिखता है, उसके बारे में भी पता चल सकता है कि आपको कहाँ गड़बड़ी है। ओके, ये सारा चीज़ मैंने आपको एक आरजीयू बताया, एक एमसीयू बताया। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग बीमारियों में क्या क्या फाइंडिंग होता है आरजीयू में। अगर आपको ट्रॉमा लग गया, अगर आप किसी को कोई ट्रॉमा हुआ, कोई चोट लग गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो आपको सबसे पहले आपका पेशाब पास ही नहीं होगा। तो यूरिन जब पास नहीं होगा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यूरिन को डाइवर्ट करने के लिए पेट के ऊपर से एक पाइप डाल देते हैं जिसको एसपीसी बोलते हैं, उससे यूरिन को हम लोग उसको बाहर निकालते हैं। तो हम 4 हफ्ते का वेट करते हैं। 4 हफ्ता वेट करने के बाद आरजीयू करना होता है ट्रॉमा वाले मरीज़ में। तो 4 हफ्ते वेट किया, फिर उसमें हमने जब डाई डाल के देखा तो आप देखेंगे कि जो कंट्रास्ट होता है बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाता है कई बार ट्रॉमा वाले पेशेंट में। अगर पूरा कंट्रास्ट मतलब डाई अगर हाईलाइट नहीं हो रहा है, एक जगह जाते हुए रुक जा रहा है, उसके आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब कंप्लीट वहाँ ब्लॉकेज हो गया। और ये मेनली आप जो ब्लॉकेज देखेंगे वो ट्रॉमा वाले मरीज़ में, एक्सीडेंट वाले मरीज़ में दिखेगा। और उसके बाद हम चेक करते हैं एमसीयू करके, आरजीयू कर लिया फिर एमसीयू कर लिया, वो एक ही साथ दोनों अगर करेंगे तो उसको डबलोग्राम बोलते हैं। मतलब डबल हो गया, दो टेस्ट आ गया, एक टेस्ट आरजीयू, एक टेस्ट एमसीयू, दोनों को मिला दिया तो इसको डबलोग्राम बोलते हैं। इसको बोलना इसको करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें ये पता चल सके कि ये एंटीरियर, ये मान लो ये लाइन यहाँ से जा रहा है, एक ऊपर से जा रहा है, तो दोनों के बीच में गैप कितना बड़ा डिजीज़ है, कितना बड़ा गैप जो उसका ख़राब है, तो ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो पता चल जाएगा। एक ऊपर से हम डाई डालेंगे और एक इधर से भी डाई डालेंगे। ऊपर वाला देखेंगे कहाँ तक आ रहा है, नीचे वाला देखेंगे कहाँ तक आ रहा है, और फिर जो गैप होगा उससे आइडिया लगा लेंगे कि इतना बड़ा बीमारी है। अब वो जो बीमारी पता चल जाएगा, उन दोनों को क्या करेंगे, आपस में काट के एक दूसरे से बीच में जोड़ देंगे। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग प्रोग्रेसिव पेरिनियल यूरेथ्रोप्लास्टी बोलते हैं। ये अलग टर्म से जो प्रोसीजर का नाम होता है। अब मैं दूसरा चीज़ बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपको इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन में कई बार मरीज़ बताएगा कि उसको कहीं ना कहीं डिस्चार्ज हो रहा है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, या तो उसको पस बना होगा, या तो कहीं ना कहीं उसको जो है
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हो सकता है, या टीबी हो सकता है, या तो उसके अंडाशय में कभी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब जो भी इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको पेशाब में रास्ते में ब्लॉकेज हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका कि जब डाई डालेंगे, तो जो डाई का जो आप देखेंगे कंट्रास्ट जो जा रहा है, वो हाईलाइट हो रहा है, वो एक यूनिफॉर्म एक लाइन में नहीं जाके वो एक वेव की तरह ऐसे ऐसे जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन यही बताता है। उसके बाद जो जो ब्लॉकेज होगा, जहाँ पे भी ब्लॉकेज होगा, वो एक तरीके से आपको जो रुकावट होगा, पूरा कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं होगा, थोड़ा सा ब्लॉकेज होगा और डाई फिर जाके आगे पास कर जाएगा। तो जो थोड़ा सा जो रुकावट आ रही है, तो उसको हम चेक करेंगे कितना बड़ा रुकावट है। हम वो एक्सरे पे आइडिया लगा लेते हैं देख कर कि हर एक जगह का हमारा डायमेंशन होता है कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका रुकावट है अगर 2 सेंटीमीटर से कम है, तो ऐसे कंडीशन में हम चेक करते हैं कि आपका ऑपरेशन होगा। अब ऑपरेशन कई सारे तरीके के होते हैं, उनमें जो सबसे कॉमनली जो सबसे बेस्ट जो ऑपरेशन बोलते हैं वो BMJ यूरेथ्रोप्लास्टी कराएं। इसका मतलब कि आप अपने मुंह की चमड़ी का यूज़ करके, वहाँ पे हम यूज़ करके उसके रास्ते को चौड़ाई को बढ़ाएंगे। तो एक और बीमारी जो मैंने बताया था BXO, मतलब इसका फुल फॉर्म है बेलेनाइटिस ज़ीरोटिका ऑब्लिटरेंस। इसका मतलब लाइकेन स्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि किसी किसी मरीज़ के अंदर उसके जो लिंग का जो टिप होता है या पूरा लिंग का जो स्किन होता है वो वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है और बिल्कुल हार्ड सा हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरेथ्रा बिल्कुल पतला हो जाएगा। जब यूरेथ्रा पतला हो जाएगा तो पेशाब का धार भी बहुत ही बारीक एक सुई की तरह, आप धागे की तरह होगा। ऐसे में जब हम डाई डाल के जब टेस्ट करते हैं, तो उसमें जो डाई जो दिख रहा होता है बहुत ही पतला और बहुत ही महीन बारीक सा दिख रहा होता है, जिससे ये आइडिया लग जाता है कि इसका पूरा का पूरा यूरेथ्रा ही ख़राब है, एक लंबा सेगमेंट ख़राब होता है। ऐसे कंडीशन में कई बार हम लोग क्या करते हैं कि पूरा यूरेथ्रा ही ओपन कर देते हैं और वेट करते हैं मरीज़ को 6 महीने के लिए, उसके बाद उसका फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। इसको हम स्टेज यूरेथ्रोप्लास्टी बोलते हैं। इसमें स्टेज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एक लंबा सेगमेंट ख़राब हो चुका होता है। तो मैंने 3 जगह बताया, ट्रॉमा हो गया, इन्फेक्शन हो गया और ये BXO चेंजेस। अब मैं एक MCU के बारे में बता रहा हूँ। MCU की फ़ायदा ये होता है कि कई बार आपको एंटीरियर यूरेथ्रा बिल्कुल नॉर्मल लगेगा और मरीज़ बोलेगा कि नहीं, हमें अभी भी पेशाब का जो धार है वो बिल्कुल पतला हो रहा है। इसको और हम कंफर्म कर लेते हैं यूरोफ्लोमेट्री के हेल्प से कि वाकई इसका पतला हो रहा है कि नहीं। उसके बाद ही RGU MCU कराते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जब हम MCU कर रहे होते हैं तो मरीज़ को बोलते हैं कि वो यूरिन पास करे, पेशाब करे उसी वक्त एक्सरे के दौरान ही। अब मान लीजिए यूरिन नहीं पास कर रहा है कोई मरीज़, उसको बहुत दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे में क्या करना है आपको, तो आप हवा को बाहर फेंकना है ऐसे करके, ताकि जो है आपका यूरिन नीचे चला जाए। कई बार ऐसे कंडीशन में भी आपका यूरिन नहीं पास होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, मरीज़ को खड़ा करके इस टेस्ट को करते हैं। अगर उसके बाद भी कई बार ये देखा गया कि कई मरीज़ जब ये टेस्ट होता है तब भी यूरिन पास नहीं कर पाते। यूरिन पास कराना क्यों ज़रूरी है इस टेस्ट में, क्योंकि जब तक आप यूरिन नहीं पास करेंगे तो पोस्टीरियर यूरेथ्रा खुलेगा ही नहीं, तो नीचे का हमें एनाटॉमी नहीं दिखेगा। इसीलिए इस टेस्ट में ये ज़रूरी है कि आपका जो है यूरिन पास कर लें। अगर उससे भी पास नहीं हो रहा है तो आप एक टैबलेट आता है अल्फ़ा ब्लॉकर में सिल्डोसिन, वो हम यूज़ करते हैं मरीज़ के अंदर। उसको देने के बाद देखा गया है कि 2 घंटे का वेट करके उसके बाद मरीज़ अचानक ये जो ब्लैडर नेक होता है रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद वो यूरिन आराम से पास कर लेता है। उसके बाद हम यूरेथ्रा की जो नीचे के अंदर जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा होता है उसके अंदर चेक कर रहे होता है कि कहाँ गड़बड़ी है। उसको एक बार कंफर्म हो जाता है कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ी है, फिर इसको रिकंफर्म करते हैं, आगे के एक अलग से टेस्ट कराते हैं जिसको सिस्टोस्कोपी बोलते हैं या सिस्टो यूरेथ्रोस्कोपी। मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, दूरबीन डाल के एक अलग से इंस्ट्रूमेंट आता है, दूरबीन जो होता है सिस्टोस्कोपी, उससे हम अंदर जाके खुद आंखों से देखते हैं। अब तक जो टेस्ट था वो हमने एक एक्सरे के बेसिस पे देखा था, अब यहाँ दूरबीन डाल के चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने RGU में पहले पता कर लिया था कि यहाँ पे रुकावट है, यहाँ पे ब्लॉकेज है, उसको कंफर्म कर लेते हैं। अगर आपको जो सिस्टोस्कोपी में अगर आपका 17 फ्रेंच पूरा चला गया तो इसका मतलब आपका यूरेथ्रा बिल्कुल नॉर्मल है, आगे कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपका 17 फ्रेंच नहीं गया तो ये चेक करते हैं कि कितना तक अंदर जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि आपके यूरेथ्रा के अंदर कितना चौड़ाई का इंस्ट्रूमेंट अंदर चला गया। अगर 17 फ्रेंच मतलब 16 तक अगर चला गया तो कुछ नहीं करना होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। कभी भी आपका जब भी आपका स्कोपी हो तो डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि सर ये जो स्कोपी आपने किया है वो क्या वो पूरा तक चला गया था, कितना अंदर तक दिखा था, 16 तक गया था कि नहीं गया था। अगर 16 तक गया है इसका मतलब नॉर्मल, आपको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि आपने अगर दूरबीन की जांच किया और 16 फ्रेंच नहीं किया तो हम ये चेक करते हैं कितना मैक्सिमम जा रहा है।
अगर मैक्सिमम 7 फ्रेंच तक जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपका ऑपरेशन हो सकता है। वो जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा कि आपको या तो चमड़ी से ऑपरेशन होगा या तो यहीं दूरबीन से कट करके ऑपरेशन होगा। ओके, इस तरीके से मैंने एक पूरा ओवरव्यू दिया था कि सबसे पहले आरजीयू कैसे करते हैं, एमसीयू कैसे करते हैं, आरजीयू में क्या क्या फाइंडिंग हर बीमारी के लिए क्या क्या होता है, वो सब टेस्ट होने के बाद जो दूरबीन की जांच करते हैं वो कैसे में क्या होता है, एक दूरबीन की जांच जो हम सिस्टोस्कोपी कर रहे हैं, कब हम मुंह की चमड़ी यूज़ करना है, कब आपको काटना है, कब आपको पूरा का पूरा ऑपरेशन होगा, ये सारा चीज़ एक साथ को रिलेट करते हैं। सारे फाइंडिंग को एक साथ मिला के चेक करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेस्ट, कौन सा इलाज सबसे बेस्ट है। अभी कोई भी डाउट हो तो ये ज़रूर वीडियो देखें। अगर आपको कोई बीमारी है स्ट्रक्चर का, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जैसे पेशाब के रास्ते में रुकावट, इससे आपको छोटा सा आइडिया ज़रूर लगेगा। और ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि जब भी स्ट्रक्चर हो तो सबसे बेस्ट है कि आप यूरोलॉजिस्ट से मिलें, उनसे पूरा हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन लें, सब कुछ आप एक दूसरे से समझें। क्योंकि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर एक ऐसी बीमारी है जो सबसे ज़्यादा देखा गया है, रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि आपको एक बार ऑपरेशन हो जाएगा तो हो सकता है दोबारा आपको बन जाए। तो आपको पहली बार में चूज़ करना है कि बेस्ट क्या आपको इलाज लेना है, तभी आपको आगे का फर्दर होगा। ये मान लीजिए पूरा ऑपरेशन होने के बाद हम फॉलोअप बताते हैं, मरीज़ को बोलते हैं कि आप जो ऑपरेशन होने के बाद आप यूरेथ्रल डायलेशन करते रहें। वो कब कराते हैं, कैसे कराते हैं, मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर करके, उस पर आप जाके ज़रूर देखें।